चलिए बच्चे, स्वागत है आप लोगों का फिर 36 नंबर सेट में। देखते हैं इसमें क्या है प्रश्न। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों और ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पिछले बार 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के चाल का बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, तो आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कुछ ध्वनि के चाल का एकदम क्लियर कर लीजिए। ध्वनि कौन सा तरंग, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग, एकदम ध्यान में रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग है, एकदम क्लियर है। ध्वनि कौन सा तरंग, तो बच्चे अनुदैर्ध्य तरंग, ध्यान में रखिए। अब है क्या कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, तो भाई साहब ध्वनि की चाल निर्भर करता है, ठीक है, प्रत्यास्था बटे आपको घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करेगा, तो ये प्रत्यास्था, माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करेगा। अब देखिए, ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यमों में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ध्वनि की चाल आपको याद रखना है किसमें, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक, ठीक है, अगर धातु, इधर के धातु की बात करें तो एल्युमिनियम में, उसके बाद किस में, तो बच्चे निकल में, उसके बाद किस में, तो बच्चे उसके बाद आ जाइए स्टील में, तो लोहा में, फिर और भी बहुत सारे धातुओं में आएगा। अब क्वेश्चन पे बात कर लीजिए, ध्वनि कौन सा तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, ध्वनि माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर। और कितना होगा ध्वनि की चाल किसमें, तो बच्चे ध्वनि की चाल जो है यहां पर, ठीक है, अगर हम वायु की बात करते हैं, वायु में 25 डिग्री सेल्सियस पर, जनरली वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल पर, तो यह होगा 346 मीटर पर सेकेंड होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब यहां देखिए, यहां क्या होगा कि ऑक्सीजन में की गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड, एकदम ध्यान, सही है ये, ठीक है। जल में ध्वनि की चाल 1498, आशुद्ध जल में 1498। लेकिन यही अगर समुद्री जल होता तो ध्वनि की चाल कितनी होती, समुद्री जल होता तो 1531 मीटर पर सेकेंड हो जाता 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें आपको क्या है, तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। चलिए एकदम क्लियर कर लीजिएगा कंसेप्ट को बेटा। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। तो मेंडलीफ के आवधिक नियम के अनुसार आप अगर बात करेंगे, तो मेंडलीफ के आवधिक नियम के अनुसार अगर बात करेंगे, तो तत्वों का जो मौलिक गुण होगा वो परमाणु भार का, ठीक है, परमाणु भार का पीरियोडिक फंक्शन होगा। परमाणु भार का क्या होगा, तो बच्चे, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है, आवधिक गुण होगा, पीरियोडिक फंक्शन का आवधिक गुण होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आधुनिक आवधिक नियम। ये किसने दिया था, तो ये मोसले ने दिया था, और इनके अनुसार, मोसले ने दिया था, इनके अनुसार तत्वों का मौलिक गुण परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, आवर्त फलन होगा। किसका आवर्त फलन होगा, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा। ऑक्टेट्स के न्यूलैंड का नियम, इन्होंने 8 तत्वों की श्रेणी बनाई और इन्होंने अष्टक नियम दिया था बच्चे, ऑक्टेव रूल्स दिया था, अष्टक नियम दिया था। और डोबोरिनियर ने त्रिक नियम दिया था बच्चे। इन्होंने कहा कि ये देखिए एक्स, वाई और जेड अगर तत्वों को इस तरह से श्रेणी में लगाए, तो मध्यवर्ती तत्व का जो परमाणु भार होगा अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या होगा, औसत होगा। ये किसने बताया, डोबोरिनियर ने बताया था। अब एक तरफ से बात कीजिए, मेंडलीव की आवधिक नियम परमाणु भार पर आधारित, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी ये मोसले के परमाणु संख्या पर आधारित है। और ये किस पर आधारित है बच्चे, तो मोसले ने बताया कि देखिए तत्वों का मौलिक गुण जो होता है वो परमाणु संख्या पर क्या होता है, उसका पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो ये सही है बच्चे, आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, एकदम क्लियर रखिएगा। इस पर क्वेश्चन पूछेगा पीरियोडिक फंक्शन पर, और इसको देखने के लिए पीरियोडिक टेबल पूरा मैंने पढ़ाया है किसमें, तो बच्चे आपको रघुवीर प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है और पूरा पीरियोडिक टेबल आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है, बहुत पहले मैंने पढ़ा रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में, ठीक है, उगाया जा सकता है। तो बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उपजाए जा सकते हैं या उसका संवर्धन किया जा सकता है। तो इसके लिए जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक, यानी केवल, चाहे तो मेल चाहे तो फीमेल, ये पद्धति के द्वारा हम लोग उसका विकास करते हैं और इसके लिए हम टिश्यू कल्चर का प्रयोग करते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है
कृत्रिम रूप से, ध्यान में रखिए बच्चे, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन बोलते हैं, टिश्यू कल्चर को बोलते हैं उत्तक संवर्धन कहेंगे, इसी को बोलते हैं उत्तक संवर्धन। इसमें क्या होता है, तो उत्तक संवर्धन में क्या होगा, तो उत्तक संवर्धन में आपको उत्तकों द्वारा आपको क्या होगा, उत्तकों द्वारा नई प्रजातियों का विकास किया जाता है, नई प्रजाति का डेवलपमेंट होगा, नई प्रजाति का विकास कर सकते हैं बच्चे, विकास करते हैं या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखिएगा, ठीक है। नए प्रजातियों का विकास कर सकते, तरह तरह से काम कर सकते हैं। जबकि पुनर्जनन, आपको पता है सबसे अधिक पुनर्जनन यानी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है किसमें, तो प्लेनेरिया में, प्लेनेरियम। और मनुष्य में या अन्य जीव जंतुओं में क्या होता है, तो यौन प्रजनन होता है, ठीक है। मनुष्य में क्या होगा, यौन प्रजनन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मनुष्य में किसका प्रजनन, यौन प्रजनन। बीजाणु निर्माण क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। तो बहुत सारे जीवों में, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा उसकी समृद्धि होती है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा। टिश्यू कल्चर, ठीक है, के द्वारा ही पौधे रोग मुक्त रूप से उगाए जा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलता रहता है उसको ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे, ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। ये देखिए, ये सिंथेटिक संकेतक कौन हो गया, जैसे मिथाइल ऑरेंज, सिंथेटिक संकेतक हो गया मिथाइल ऑरेंज। जैसे आपको फिनोप्थेलिन, ये सिंथेटिक संकेतक हो गया बच्चे, इसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं, फिनोप्थेलिन ये बनाएंगे प्रयोगशाला में। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको ओल्फैक्टरी संकेतक में कौन कौन आएगा, जैसे आ गया क्या, तो बोलते हैं वैनिला, ठीक है, वैनिला। बच्चे वैनिला जो है एसिडिक माध्यम में गंध वाला होता है, लेकिन जब क्षारीय माध्यम होगा तो गंधहीन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। फिर देखिए प्याज देखिएगा कि आपको अगर इसमें अम्ल है तो गंध होगा, अम्ल नहीं होगा तो गंध नहीं रहेगा बच्चे, क्षारक अगर माध्यम में चला गया तो गंधहीन हो जाएगा। फिर देखिए लहसुन, ये भी क्या होगा, तो लहसुन भी आपको अम्लीय माध्यम में गंध युक्त होता है, लेकिन ठीक है क्षारीय माध्यम में क्या होगा, गंधहीन हो जाता है। प्राकृतिक संकेतक पर बात करते हैं, तो हल्दी क्या हो गया, प्राकृतिक संकेतक हो गया। हल्दी देखिएगा कि अगर अम्लीय माध्यम है तो पीला होगा, क्षारीय माध्यम है तो लाल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एसिड बेस संकेतक, बच्चे एसिड बेस आपको पता है एसिड क्या होता है, तो जो जल में H+ आयन देगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, जो ठीक है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ये सब अम्ल हो गया। बेस क्या होता है, क्षारक क्या होता है, तो जो क्या करेगा, तो जो आपको लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो फिनोप्थेलिन को गुलाबी कर देता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ऑल्फैक्टरी संकेतक हो गया, आंसर क्या होगा, ऑल्फैक्टरी संकेतक, ठीक है, सुगंध के द्वारा पता चलेगा। चलिए शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो बच्चे शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई, ठीक है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और जूल पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं वाट, बोलते हैं बच्चे, वाट बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो गया, वाट हो गया। अर्घ जो है, ठीक है, ऊर्जा का CGS, ऊर्जा या कार्य या ऊर्जा का क्या हुआ, CGS मात्रक है बच्चे, CGS ऊर्जा का CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक, ठीक है, CGS मात्रक। जूल जो है ये भी आपको ऊर्जा का SI मात्रक है, ऊर्जा का SI मात्रक है। किलोवाट ऊर्जा का SI मात्रक हो गया ये, ठीक है, जूल SI मात्रक। और किलोवाट, यहाँ देखिए किलोवाट हो गया, और ये 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होगा। तो ध्यान में रखिएगा किलोवाट क्या होगा, तो आपको ठीक है किलोवाट जो है ये शक्ति का SI मात्रक है, शक्ति का, ठीक है, शक्ति का मात्रक है बच्चे, शक्ति का ही मात्रक है, लेकिन बड़ा मात्रक है। मेगावाट 10⁻6 वाट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जूल पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा, 5 का A नंबर आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं बेटा। एक विलियन में पानी 320 ग्राम है और सामान्य नमक की मात्रा, तो विलियन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बार बार आपको सांद्रता प्रतिशत पे चर्चा किया है और बहुत बताया है कि देखिए विलियन की सांद्रता जैसे ही पूछे, विलियन की सांद्रता बोले तो विलियन की सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होगा, तो विलय की मात्रा, ध्यान में रखिए बच्चे, विलय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा, बटे विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा, ध्यान रखिएगा विलियन की मात्रा होगा, गुना क्या कर दीजिए, तो 100 कर दीजिए। तो विलय की मात्रा कितनी, तो 32 हो गया। विलियन की मात्रा कितनी हो गई, तो 320 प्लस क्या हो गया, 32 हो गया, गुना 100 कर दीजिए। तो बेटा एकदम तुरंत निकल जाएगा, यानी 32 बटे 352 हो गया, गुना 100 कर देते हैं, गुना क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो ये निकल के कितना आएगा, तो विलियन की सांद्रता प्रतिशत आएगा 9.09,
9.09% हो गया। देखिए कहां पर है, तो सी नंबर में है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि विलय के विलयन की सांद्रता क्या होती है, तो विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुना 100। विलयन क्या होता है, तो विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा का योगफल होगा कौन, तो आपको विलयन की सांद्रता हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, तो क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा गति स्थान संबंध समय संबंध बताता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आपको गति के कितने समीकरण, तो गति का समीकरण किसने दिया था, बार बार मैं बताता रहता हूं। गति का समीकरण दिया गैलीलियो ने, किसने दिया, गैलीलियो ने दिया, गैलीलियो ने दिया था, ध्यान में रखिएगा, गैलीलियो ने दिया था। और गति का समीकरण क्या होता है, तो गति का समीकरण होता है कौन, पहला हो गया v बराबर u प्लस at। और मैंने बताया है कि पहला अक्षर पकड़िए और अंतिम अक्षर देखिए, ये पहला अक्षर वेग हो गया, अंतिम अक्षर क्या हो गया, समय हो गया। तो वेग समय संबंध बताएगा, वेग समय संबंध बताएगा। फिर देखिए द्वितीय समीकरण s बराबर क्या हुआ ut प्लस क्या हुआ हाफ at स्क्वायर। तो बेटा ये देखिए क्या होगा, तो s से हो गया स्थिति और t से क्या हो गया समय, तो स्थिति समय संबंध बताएगा, स्थिति समय संबंध बताएगा। और तीसरा देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या होगा 2as हो गया, तो ये हो गया वेग और ये क्या हो गया स्थिति। तो वेग स्थिति संबंध बताता है कौन, तो आपको तृतीय गति समीकरण बताएगा। तो यहाँ देखिए स्थान समय संबंध बताता है, स्थान समय संबंध बताता है, तो स्थान हो गया और समय हो गया, तो ये हो गया डी नंबर बच्चे। ठीक है, ये देखिए v बराबर u प्लस at, ये वेग और समय संबंध बताएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसने दिया गति का समीकरण, तो गैलीलियो ने दिया, और मैंने एकदम क्लियर करके बताया है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका, दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, आसान क्वेश्चन है बच्चे। दाब, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। और दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होगा, तो बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। दाब के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे ठीक है, दाब का बहुत सारा मात्रक, ये वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं बेटा, वायुमंडलीय दाब। चलिए क्या क्या होता है, सबसे पहले होगा आपको बार, फिर क्या होगा एटीएम, क्या होगा एटीएम, एटमॉस्फेयर बोलते हैं इसको। फिर क्या होगा टॉर हो जाएगा, क्या होगा टॉर हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर ऑफ Hg, ये होगा इसका मात्रक होगा। अब देखिए एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है बच्चे, एक एटमॉस्फेयर बराबर हो जाएगा कितना होगा, तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या आपको क्या होगा, तो 0.76 मीटर ऑफ Hg। तो ये सब किसके मात्रक है, तो दाब के अलग अलग प्रकार के मात्रक है। और एक टॉर बराबर क्या होता है, तो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg को एक टॉर कहते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए पास्कल आपको क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है। डाइन बल का सीजीएस मात्रक है, बल का सीजीएस मात्रक है, ध्यान में रखिएगा सीजीएस मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। और ये क्या होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, बार बार मैं आपको बताता रहता हूं कि ये देखिए, ये हो गया प्रकाश, ठीक है, प्रकाश हो गया, कह रहा है एक सघन माध्यम से, सघन माध्यम, ये डेंसर मीडियम है। और जब भी आपको रेयरर मीडियम में प्रवाहित होगा, नहीं मुड़ेगा, तो ये देखिए सीधे गमन कर जाएगा। तो ये देखिए चूंकि विरल माध्यम है, तो जैसे ही विरल माध्यम आ गया तो ये अभिलंब से दूर भागेगा। तो अभिलंब से दूर भागेगा तो क्या होगा बेटा, अभिलंब से दूर भागेगा तो क्या होगा, वेग का मान बढ़ता है, वेग का मान बढ़ता है, वेग इसका बढ़ जाएगा, वेग बढ़ता है, ठीक है, वेग बढ़ता है। तो बच्चे अभिलंब से दूर भागेगा और वेग बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सघन से विरल में जाने पर, सघन से कहाँ गया, सघन से विरल में जाने पर क्या होगा, विरल में, ठीक है, प्रकाश के जाने पर, प्रकाश के कहां पर, प्रकाश के कहां से कहां, तो प्रकाश के एक नंबर बेटा, सघन से विरल में, सघन से विरल में जाने पर क्या होगा, तो जाने पर आपको, ठीक है, यहां ध्यान में रखिएगा, सघन से विरल में जाएगा तो वेग का मान आपको बढ़ जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है, एकदम ध्यान में रखिएगा।
और ठीक है, आपको यह भी ध्यान में रखना है, दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में, तब क्या होगा, विरल से सघन में जाता है तब क्या होता है, विरल से सघन में जाता है तब क्या होगा, तो वेग का मान आपको घट जाएगा और अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। एकदम दोनों कंडीशन ध्यान में, अभिलंब की ओर मुड़ता है, याद रखना बेटा, अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो ये याद रखिएगा तो मजा आ जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको ध्यान में रखना है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वेग बढ़ती है, वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, वेग क्या होगा, तो आपको याद रखना है। वेग बढ़ जाएगा, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है आपका, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे जुड़े हुए रहते हैं, तो डायमंड में आपको पता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल होता है। ये देखिए, ये डायमंड है बच्चे, ये डायमंड है, ठीक है, तो इस तरह से संरचना होती है। तो डायमंड में आपको पता है कि जब भी डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में क्या होगा, इसका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो टेट्राहाइड्रल होगा। तो एक कार्बन परमाणु जो है 4 कार्बन परमाणु से, विभिन्न प्रकार के 4 कार्बन परमाणु से क्या होगा, जुड़ा होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ये एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु, क्योंकि आपको पता है डायमंड, देख लीजिए, हीरा, हीरा क्या होगा, ठीक है, कार्बन का रवादार अपरूप, कार्बन का रवादार अपरूप होता है, रवादार अपरूप होता है, एकदम याद रखिएगा इसको। और क्या होगा बेटा, कार्बन का रवादार अपरूप होगा। दूसरी बात क्या होगी कि हीरा जो होता है, ये हीरा जो होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर कैसा होगा, संरचना कैसा होगा, तो टेट्राहाइड्रल होगा, संरचना आपको टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल याद रखिए बेटा, टेट्राहाइड्रल होता है। और क्या होगा, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, अपवर्तनांक ये होता है 2.42, ठीक है, ऊपर 2.42 होता है, 2.42 होता है, ठीक है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कहीं भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो ये क्या होगा, आपको इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, जिसके कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होगा, चमकदार प्रतीत होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। तो यह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या डायमंड 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यही अगर ग्रेफाइट रहता तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है बेटा। अल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा। बेटा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 13, ठीक है, इसका द्रव्यमान संख्या, ठीक है, 27, ये देखिए 27 होगा, ठीक है, ये हो गया आपको परमाणु संख्या, ये हो गया आपको द्रव्यमान संख्या। एल्युमिनियम का अयस्क कौन होगा, तो एल्युमिनियम का मुख्य है कौन, बॉक्साइड होता है। क्या होता है, बॉक्साइड, Al2O3 × 2S2 होगा। और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा इसको निष्कर्षित किया जाता है। ध्यान में रखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा इसका निष्कर्षण होगा, विधि द्वारा निष्कर्षण होगा। और कल भी मैंने बताया था कि देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि केवल और केवल डीसी धारा द्वारा ही किया जा सकता है। जबकि ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉन त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग होगा। और निस्तापन में क्या होता है, तो निस्तापन की अभिक्रिया में ध्यान में रखिएगा बेटा, इसमें क्या होगा, तो वायु की कम मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में किसी पदार्थ को हम लोग, ठीक है, खूब गर्म करते हैं, ठीक है, गलनांक बिंदु से नीचे ताप पर, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, कि टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो स्रोत, देखिए बेटा कैसे बनाएंगे, ये विभवांतर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ V और धारा का मान दिया हुआ I, और यहाँ देखिए ये विभवांतर दिया हुआ है। तो आपको पता है V प्रोपोर्शनल टू I होता है, और मैं बार बार इसी प्रक्रिया के द्वारा बनाता हूँ। V बटा I बराबर क्या हो गया, R हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको, ठीक है, V1 बटा I1, V1 बटा I1 बराबर क्या होगा, तो V2 बटा I2 हो गया बेटा। तो देखिए V1 का मान कितना है, 60 है, ठीक है, और 4 है, बराबर क्या होगा, 172.5 बटा कितना, तो बच्चे I2 निकालना है, ये निकालना है आपको, निकाल लीजिए ना, 15 हो गया। और ठीक है, आपको I2 बराबर क्या होगा, 172.5 बटा, ठीक है, 15 निकाल लीजिए। 15 का 15 और 15 का 15 और 15
ठीक है 15 क्या होगा, 15 का 15 हो गया 225, 15 15 हाँ 225 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए, ठीक है क्या हो जाएगा, 15 का 15 1 और 11.5 आपको आंसर हो गया। क्या हो गया, 11.5 आपका आंसर हो गया। कितना एम्पियर धारा होगा, तो 11.5 एम्पियर धारा होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा नोबेल गैस नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, ये ऑर्गेनेशन होगा, ऑर्गेनेशन, ऑर्गेनेशो कर दिया, ऑर्गेनेशो बच्चे ये जो है नया खोजा गया अक्रिय गैस है। तो यह नया खोजा गया अक्रिय गैस है, ये भी अक्रिय गैस है, ये भी अक्रिय गैस है बच्चे, अक्रिय गैस। बार बार आपको मैं बताता रहता हूं कि देखिए अक्रिय गैस जो होता है ये 18वें वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का, 18वें वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का तत्व है, एकदम ध्यान में रखिए 18वें वर्ग का तत्व है। और इसमें क्या क्या आएगा, तो बच्चे इसमें आएगा 18वें वर्ग में कौन कौन आएगा, 18वें वर्ग में कौन कौन आता है, तो 18वें वर्ग में आता है हीलियम, उसके बाद आएगा नियोन, ठीक है, उसके बाद आएगा आर्गन, उसके बाद आएगा क्रिप्टन, उसके बाद आएगा जेनन, उसके बाद आएगा रेडन, जेनन, उसके बाद रेडन, और सबसे अंत में आएगा ऑर्गेनेशन। क्या आएगा, ऑर्गेनेशन आएगा बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा इसकी परमाणु संख्या 2 होती है, इसकी 10 होती है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है और इसका 108 होता है। इसका क्या होगा, 108 होगा। ठीक है, ये सभी अक्रिय गैस हैं, लेकिन ऑर्गेनेशन नया खोजा गया गैस है, अभी तक दिया गया नहीं है आपको, इसको आवर्त सारणी में नहीं रखा गया है। यहां देखिए क्लोरीन, क्लोरीन जो है ध्यान में रखिए बच्चे, 118 हो गया ये। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है यह हेलोजन है। क्या है, हेलोजन है, प्रमुख हेलोजन होता है। और ये क्लोरीन का कलर कैसा होगा, तो ये आपको कैसा होता है, हरित पीली गैस होती है, हरित पीली। और इसका परमाणु संख्या कितना होगा, तो 17 होगा बेटा, 17 होगा। और द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो 35.5 होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 18वें वर्ग का तत्व है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। यहां देखिए अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया किसके द्वारा, तो ये देखिए बच्चे बाइनरी विखंडन के द्वारा ये अलग होते हैं, बाइनरी विखंडन के द्वारा। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो बच्चे बाइनरी विखंडन के द्वारा अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया क्या होता है, ये सभी आपको ये है, तो ये दो भाग में, यहां से बल्ज पड़ा और यहां से भी बल्ज पड़ा, दो भाग में टूट करके दो नए जीवों का निर्माण ये कर लेगा। ये देखिए इस तरह से दो नए जीव बना लेगा। लेकिन बहुविखंडन किसमें होता है, तो प्लाज्मोडियम में। किसमें होगा, प्लाज्मोडियम में होता है। बडिंग किसमें होगा, तो बडिंग जो है हाइड्रा में होता है। किसमें होगा, हाइड्रा में होता है। ध्यान में रखिएगा, हाइड्रा में बडिंग होगा। तो ये बातें याद रखिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया में क्या होता है, तो बच्चे ठीक है इसमें बाइनरी विखंडन होता है। और किसमें होगा, तो बच्चे बडिंग जो होता है वो हाइड्रा में होता है। बहुविखंडन किसमें होगा, तो बहुविखंडन होता है किसमें, तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। तो अब देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें किसमें होगा। तो बच्चे एक तरफ से बात कीजिए, अमीबा, पैरामीशियम और प्रोटोजोआ। ठीक है, अमीबा क्या है, तो अमीबा है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ को प्लाज्मोडियम की श्रेणी में भी रखेंगे। पैरामीशियम बैक्टीरिया, यानी सभी प्रकार का आपको क्या होगा, इसमें विखंडन पाया जाएगा। बडिंग भी होगा, बाइनरी विखंडन भी होगा और बहुविखंडन भी होगा, यानी तीनों प्रकार का ठीक है डिवीजन इसमें होता है। और ये अलैंगिक विभाजन है। कौन सा है, अलैंगिक प्रजनन है बच्चे, अलैंगिक प्रजनन है। इस संघ के प्राणियों में प्रजनन अलैंगिक तथा लिंगी दोनों प्रकार का होता है। अमीबा, पैरामीशियम ठीक है जो है वो आपको प्रोटोजोआ में पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया जो है मोनेरा संघ में पाया जाता है। ध्यान में बच्चे रखिए, क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ दो तीन बातें कह रहा हूं मैं। ये देखिए अमीबा किस श्रेणी में, तो अमीबा जो है मैंने कहा आपको अमीबा और पैरामीशियम दोनों प्रोटोजोआ में, पैरामीशियम ये क्या होगा, प्रोटोजोआ में। ध्यान दीजिए बच्चे, जबकि मोनेरा में क्या पाया जाएगा, तो मोनेरा में पाया जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, ये पाया जाएगा प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में मैंने कहा बहुविखंडन भी होता है। ठीक है, और विखंडन भी होगा, बहुविखंडन भी होगा। बैक्टीरिया में भी बहुविखंडन भी होगा बच्चे, बडिंग भी होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा संघ का जंतु है, मोनेरा। तो ये याद रखना आपको चाहिए। ठीक है, तो सभी प्रकार का विखंडन इसमें होगा, सभी प्रकार का विभाजन इसमें होगा। तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किन युग्मों की एक एसआई इकाई होती है, तो बच्चे विस्थापन और दूरी दोनों का इकाई क्या होगा, तो ये देखिए विस्थापन और दूरी। ठीक है, निम्नलिखित किन युग्म की एक ही एसआई इकाई होता है। ठीक है, एक ही एसआई इकाई होता है।
ठीक है, एक ही SI इकाई होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन है दूसरे तरह से कह रहा है कि किसकी एक ही SI इकाई होती है। तो विस्थापन और दूरी दोनों का एक ही SI इकाई होगा, विस्थापन का भी मीटर होगा और दूरी का भी मीटर होगा। गति और वेग इसका भी एक ही SI इकाई होगा। कार्य और ऊर्जा एक ही SI इकाई नहीं होती है, नहीं है, ये कह देते नहीं है, तब क्या होगा, तब बदल जाएगा बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। एक ही SI इकाई नहीं है पूछ रहे हैं, नहीं है, तो यहाँ देखिए नहीं है कर लीजिएगा। तो विस्थापन और दूरी, विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और दूरी का भी SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। और ये जूल क्या होता है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 1 kg, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ध्यान में रखिएगा, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जबकि बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और दबाव का मात्रक क्या होगा, तो दबाव का मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, न्यूटन होगा। और दबाव का मात्रक क्या होगा, तो दबाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए मैंने नहीं किया तब ये आंसर हो जाएगा डी, लेकिन चूंकि क्वेश्चन चूंकि पूछा है एग्जाम में, तो यहाँ देखिए विस्थापन, ठीक है, सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन से दूरी भी सदिश, दूरी क्या है, अदिश राशि है। गति तो हम मार सकते हैं सी नंबर। कार्य और ऊर्जा का एक ही SI इकाई होगा जो जूल होता है। लेकिन ठीक है, कंफ्यूजन का क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, ये आपको इंग्लिश देखना पड़ता है, इसका कुछ और इंग्लिश कुछ और होगा। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन को हिंदी के अनुसार सही माने तो नहीं लगा दीजिएगा, आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, बल और दबाव, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, कार्य और ऊर्जा। एक बार इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो हाफ mv², हाफ mv²। एम का मान निकालना, एम बराबर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू v² बटे, ठीक है, आपको m निकालना है, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बटा क्या हो गया, v² निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 2 गुना काइनेटिक एनर्जी कितना है, 120 है, और v का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर है, निकाल लीजिए बेटा। क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, तो m बराबर क्या हुआ, m बराबर 2 गुना 120 अब बटे 4 चुके 16, तो काट लिए 15 kg। ऐसे भी मैं मार देता 15 kg, कैसे कि यहाँ देखिए पास्कल, ठीक है, ये दाब का मात्रक है, खत्म, वॉट शक्ति का मात्रक है, ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक है, ऐसे भी आंसर हो जाता 15 kg। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर ही ये पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है n प्लस पी। तो देखिए ए का मान कितना है, तो n का मान कितना है, न्यूट्रॉन का मान 10 है, प्रोटॉन का मान, न्यूट्रॉन का मान 17 है और प्रोटॉन का मान क्या है 10 है, तो कुल मिलाकर के क्या होगा, द्रव्यमान संख्या 27 होगा। देखिए 27 कहाँ पर है, तो ये ए ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर ये परमाणु संख्या होता तब क्या करते, तो परमाणु संख्या Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, इन किसमें, इन न्यूट्रल एटम, ठीक है, उदासीन परमाणुओं में, उदासीन परमाणु में, ठीक है, कुल प्रोटॉनों की संख्या या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, कोई बात नहीं। 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना, 1 सेकंड में निकाल लेंगे बेटा। नंबर ऑफ मोल्स आपको मैंने बताया है कि देखिए मोल से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान 81 है और आणविक द्रव्यमान कितना है 27 है, काट दीजिए 27 दिया कितना 81, 3 मोल हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। और एक मोल में अणु या परमाणु, एक मोल में क्या होगा, ठीक है, एक मोल में, ठीक है, Na परमाणु या अणु होते हैं, परमाणु या क्या होंगे, अणु होते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा अणु या परमाणु होगा, कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स या क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, तो आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा बेटा, क्या होगा 3 होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है या गलत है, जो भी है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है बच्चे, एकदम सही है। देखिए जो भी प्रबल अम्ल होगा, जो भी प्रबल अम्ल होगा, ध्यान दीजिए बच्चे, जो भी प्रबल अम्ल
वो क्या करेगा, प्रबल अम्ल होगा तो वो क्या करेगा, तो जल में ठीक है अत्यधिक H+ आयन देगा, जल में ठीक है, जल में अधिक H+ आयन देता है, अधिक H+ आयन देता है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, आयन देता है, याद रखना, बार बार आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ देखिए ठीक है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब प्रबल अम्ल है, तो जल में अधिक मात्रा में क्या देगा, ये प्रबल अम्ल है या खनिज अम्ल है, ये खनिज अम्ल भी बोल सकते हैं, इसको खनिज अम्ल बोल सकते हैं। खनिज अम्ल क्या होता है, जल में अधिक मात्रा में HCl, अधिक मात्रा में H आयन देगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देगा। ये देखिए एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है वह ठीक है हाइड्रोजन आयन को कम मात्रा उत्पादित करता है और इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं बच्चे, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल जो होता है निर्बल अम्ल होता है, एकदम याद रखिए, कार्बनिक अम्ल जो होता है, मैं लिख भी रहा हूं, कार्बनिक अम्ल निर्बल अम्ल होता है, एकदम याद रखना बच्चे, कार्बनिक अम्ल क्या होगा, निर्बल अम्ल होगा। कार्बनिक अम्ल आपको निर्बल अम्ल होता है, निर्बल वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, और वीक एसिड होता है, और ये क्या होगा, वीक एसिड होता है जल में, ठीक है, जल में कम H+ आयन देगा, जल में कम H+ आयन देता है, एकदम याद रखिए, H+ आयन देता है, ठीक है, कम जल में H+ आयन देता है, एकदम ध्यान में रखना बेटा, कम देगा ये जल में H+ आयन, तो ये भी आपको सही है, ठीक है, कार्बनिक अम्ल कम मात्रा में देता है, तो दोनों 1 और 2 दोनों सही है। याद रखिए जो भी प्रबल अम्ल होगा या खनिज अम्ल होगा वो जल में अधिक मात्रा में H+ आयन देगा, जो भी कार्बनिक अम्ल होगा वह जल में कम मात्रा में H+ आयन देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है बच्चे। गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती है, हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। क्यों होगा ऋणात्मक, तो बच्चे कार्य जो है, यहां देखिए कार्य W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा होता है, और ये विपरीत दिशा में हवा लग रहा है, ये मान लीजिए कार्य इस दिशा में जा रहा, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया बेटा, तो 180 डिग्री, क्योंकि ये देखिए विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो बल के विपरीत कार्य होगा, तो W बराबर क्या होगा, FS cos 180 डिग्री। ऐसे भी इसका वैल्यू कितना होगा, तो बच्चे -FS होगा। ऐसे भी आप कर सकते थे कि बल विपरीत दिशा में लग रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो -FS cos थीटा हो जाता, तो बात बराबर ही होता है, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ बल के विपरीत कार्य किया जाता है बच्चे, कार्य जब भी होगा तो कार्य W बराबर क्या होता है, F.S होता है, बल डॉट विस्थापन होगा, या FS cos थीटा होता है, और FS cos थीटा को हम क्या बोलेंगे, तो बच्चे W बराबर क्या होगा, तो W बराबर 0। कब 0, तो 3 कंडीशन में 0, तो बल का मान 0 होना पड़ेगा, या S का मान 0 होना पड़ेगा, बल का मान 0 या विस्थापन का मान 0, या थीटा का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री होना पड़ेगा। कार्य धनात्मक होगा जब क्या होगा, ठीक है, बल और विस्थापन एक दूसरे के समानांतर हो। कार्य ऋणात्मक होगा जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा, तो कार्य ऋणात्मक होगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। हेलोजन में क्या होता है बच्चे, हेलोजन, जब भी हेलोजन की चर्चा करें, हेलोस, ठीक है, और जन हो गया, यानी लवण उत्पादक होगा, ध्यान में रखिएगा बेटा। और लवण उत्पादक 17वें वर्ग का तत्व है, 17वें वर्ग का तत्व है, ध्यान में रखिएगा, 17वें वर्ग का तत्व होता है। और याद रखिए इसमें कौन कौन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा और स्टेटिन होगा, ठीक है। फ्लोरीन क्या होगा, तो ये हरित बोलते हैं, ये पीली गैस है बच्चे, गैस है, ये भी गैस है, ये भी क्या है आपको, द्रव है, ये क्या है, द्रव है, और ये दोनों ठोस है। देखिए 2 गैस, 1 द्रव और 1 ठोस, 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस, एकदम सही है, ठीक है। 2 गैस, याद रखिए बच्चे, 2 गैस कौन कौन, तो 2 गैस हो गया फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन का कलर मैंने कैसा बताया, पीली गैस, ठीक है, और क्लोरीन का हरित पीली गैस, हरित पीली, ये ध्यान में रखिए बच्चे। 1 तरल, और तरल कौन होगा, तो बच्चे तरल जो होता है वह होगा ब्रोमीन, और लाल भूरा द्रव होता है, लाल भूरा, परमाणु संख्या कितनी होगी, तो 35 होगी। 2 ठोस, तो ये क्या क्या होगा, तो बच्चे ये हो गया आयोडीन और स्टेटिन। ये देखिए आयोडीन जो है बैगनी ठोस है, और आपको स्टेटिन जो है रेडियो सक्रिय है, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, रेडियो सक्रिय होता है। तो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वाष्पोत्सर्जन होता है, क्या होता है वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होगा, तो बच्चे वाष्पोत्सर्जन की बात जब भी करेगा तो स्टोमाटा से, रंध्रों से, स्टोमाटा से होगा, स्टोमाटा से यही रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा आपको क्या होगा, तो वाष्पोत्सर्जन होगा। और वाष्पोत्सर्जन
आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि ये देखिए ये पत्तियां हैं, इससे जल बूंद के रूप में टपकता है। इस प्रक्रिया को ग्यूटेशन कहते हैं, बिंदु स्राव ग्यूटेशन कहा जाता है बच्चे, ग्यूटेशन यानी बिंदु स्राव कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जब पत्तियों से जल ठीक है नीचे टपकने लगे तो उस प्रक्रिया को ग्यूटेशन या क्या कहा जाता है, बिंदु स्राव कहा जाता है, बिंदु स्राव कहा जाता है, ग्यूटेशन कहा जाता है बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ठीक है, आपको पता होगा, बार बार मैं आपको बताता हूं कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ठीक है आपको सक्शन फोर्स लगता है, पत्तियों में क्या लगेगा, सक्शन फोर्स, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और जल ऊपर की ओर गमन करता है। जल ठीक है जड़ से पत्तियों तक गमन करता है, जड़ से पत्तियों तक गमन करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, पत्तियों तक गमन करता है, पत्तियों तक गमन करता है। तो याद रखना है बच्चे इसको, पत्तियों तक गमन करता है, नहीं तो गमन नहीं करता। आपको याद रखना है कि ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, जबकि स्ट्रोमा में क्या होता है, तो बच्चे स्ट्रोमा में जो है वह डार्क रिएक्शन होता है। तो ग्रेना में आपको लाइट रिएक्शन, जबकि स्ट्रोमा में आपको डार्क रिएक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी, तो बच्चे ये ओम ने किया था। ओम साहब ने क्या नियम दिया कि यदि भौतिक कारक, याद रखिए बच्चे, भौतिक कारक में क्या होगा, तो भौतिक कारक में बहुत सारा कारक होता है, दाब होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, आयतन हो गया, ये अगर नियत हो, क्या होगा, नियत होगा, तो क्या होगा, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। V प्रोपोर्शनल टू I हो गया और V बराबर क्या होगा, RI होगा, यानी विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुना धारा हो जाएगा। पास्कल ये दाब का मात्रक है, दाब का SI मात्रक है, दाब का SI मात्रक है। टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है। ध्यान में रखिए बच्चे, टेस्ला वैज्ञानिक थे और न्यूटन बल का SI मात्रक है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बार बार इस पर प्रश्न आपसे पूछेगा। SI मात्रक है, ठीक है, पास्कल। और पास्कल ने क्या दिया, तरल में दाब का भी नियम दिया था। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है। मैंने बार बार आपको बताया है बच्चे कि मृत कोशिकाओं का कौन बना होगा। तो सबसे पहले तो इसमें स्क्लेरेन्काइमा खोजते, चूंकि स्क्लेरेन्काइमा है नहीं तो क्या होगा, जाइलम होगा, क्या होगा, जाइलम होगा बच्चे। तो जाइलम जो है ये बना होता है मृत कोशिकाओं का। और ये किसका बना होता है, ये 3 चीजों का बना होता है बच्चे, बार बार मैं बताता रहता हूँ, ये 3 ठीक है प्रमुख ऊतकों का बना होगा। पहला तो क्या होगा, ठीक है, आपको पहला क्या होगा, तो जाइलम जो है ये मुख्य रूप से ट्रैकेट्स का बना होता है, जाइलम वेसल्स का बना होता है, पेरेन्काइमा का बना होता है। तो ये याद रखिएगा कि जाइलम जो है वो जल का प्रवाह करता है, पत्तियों तक किसका प्रवाह करेगा, तो जल का प्रवाह यह पत्तियों तक करता है। और जाइलम क्या है, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई जटिल ऊतक होता है बच्चे, अस्थाई जटिल ऊतक होता है। जाइलम क्या है, जाइलम क्या है, तो अस्थाई ठीक है ऊतक होता है बच्चे। क्या क्या होगा, 3 मुख्य भाग होते हैं, ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा। याद रखिए बच्चे, क्या होगा, तो जाइलम वेसल्स होगा, फिर क्या होगा, ट्रैकेट्स होगा और जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकेट्स और जाइलम पेरेन्काइमा होगा, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपसे इस पर प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोलेन्काइमा, ये क्या होता है, लचीला होता है, ये लचीला होगा और इसी में आपको क्लोरोफिल पाया जाता है, लचीला होगा और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाएगा। और ये क्या करता है, तो बच्चे ठीक है आपको यह ठीक है आपका जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेरेन्काइमा में स्पंजी होता है और उसमें बहुत सारा अंतर्वेशीय स्थान पाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, तो चाल क्या होता है, चाल दूरी में परिवर्तन की दर होती है, दूरी बटे समय हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो बच्चे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चाल याद रखिएगा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चाल हमेशा क्या होता है, तो बच्चे धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो मीटर पर सेकेंड। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, इसको कुछ है ही नहीं। यहाँ देखिए, डैश डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है या संचरण करता है। संवहनी संबंध बच्चे, संवहनीय संबंधी बच्चे। आपको क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका रक्त क्या है, तो रक्त जो है आपको संवहनीय ऊतक है, रक्त परिवहन करेगा और इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है बच्चे। ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है, जबकि तंत्रिका तंत्र ये क्या करेगा, तो ये मेनली न्यूरॉन्स होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशंस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करेगा। श्वसन क्या होगा, श्वसन गैसों का एक्सचेंज होगा बच्चे, गैसों का ठीक है आदान प्रदान होगा। और क्या होगा, आदान प्रदान होगा। और ठीक है ऑक्सीजन का क्या होता है, दहन होता है।
ऑक्सीजन का बोलते हैं ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज का दहन होता है बच्चे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या होगा, दहन होगा। और उत्सर्जन, तो अगर शरीर से वर्ज्य पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो बच्चे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में कौन भाग लेता है, तो बहुत सारा अंग, त्वचा भाग लेगा, फिर देखिए त्वचा भाग लेगा, उसके बाद क्या लेगा, तो बच्चे उसके बाद वृक्क भाग लेता है, फिर देखिए ठीक है, तो बहुत सारे भाग होते हैं आपको जो उत्सर्जी तंत्र में भाग लेते हैं बच्चे। मेनली आपको वृक्क जो है बहुत बड़ा उत्सर्जन का भाग होता है। फिर देखिए एनस, बड़ी आंत से ठीक है पदार्थ जो है बाहर निकल जाता है, बड़ी आंत का जो रेक्टम भाग है वहां से ठीक है आपको उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो ये सब ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए, तो ये सेट खत्म हो गया बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, 37 नंबर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।